सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि मैंने पूरे ये सीरीज़ चलाई है क्लास इंटर फिजिक्स सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023 का जो आया था, जिसका कोड कुछ ये था, उसका सोल्यूशन बता रही हूँ मैं पूरा। ये पार्ट 5 है। सो पार्ट 1, 2, 3, 4 में जो भी है वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसमें सेक्शन ए, बी, सी तो आपके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो ही चुके हैं 1, 2 और 3 पार्ट में। बात करें तो जो ये डी है, इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। से अगर आप बोले पार्ट जो इसका 4 है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ करा दिए हैं, और आज जो पार्ट कराऊंगी वो भी सेक्शन डी का ही कुछ पार्ट होगा, बिकॉज ये लॉन्ग आंसर्स हैं, तो इतनी आसानी से जो है उन्हें कवर नहीं किया जा सकता वीडियो में, एक ही वीडियो में। और थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा ही रहेगा आपके लिए। सो आपको प्रिपरेशन अपने इस हिसाब से स्टार्ट कर देनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है सो आपको चैनल को लाइक करना है लास्ट तक में, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है चैनल को, ठीक है। और कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो, ठीक है। सो प्रेजेंटेड बाय मी, इट्स महिमा द्विवेदी। सो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन डी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट बात करें, या सो दीज आर द क्वेश्चंस। सो 32 और 33, इसमें दो दो पार्ट्स भी हैं आपके। आपको कोई एक ही पार्ट करना है। 32 में ए या बी पार्ट में कोई एक पार्ट करना है, और 33 में भी कोई ए और बी पार्ट में कोई एक पार्ट करना है। सो जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पेपर के दौरान पूछा गया था और आपको क्या करना था उस समय, ठीक है, या आपको करना होगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट बात करें, सो ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर द स्टडीइंग। ए पार्ट जो कह रहा है कि आपको सर्किट अरेंजमेंट बनाना है जब आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाना है और रिवर्स बाइसिंग में। सो आपको कुछ नहीं करना। अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाना भी होता है तो आपको चुपचाप जो कह रहा है वो कह रहा है कि आप सर्किट डायग्राम बनाओ पीएन जंक्शन डायोड का, फॉरवर्ड बाइसिंग जब कर रहे हो तब, और रिवर्स बाइसिंग कर रहे हो। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्यों कर रहा है, यानी कि आपको वोल्ट मीटर और एमीटर भी लगाना है उस बेसिस पर, कहाँ कहाँ, इसलिए पूरे सर्किट डायग्राम में आपको सबसे पहले तो इतनी बात दिखानी है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट को, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो है ये वाला, ठीक है, ये जो यहाँ तक दिख रहा है। सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पीएन जंक्शन आपने लगा देना है, और पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग करनी तो आपको पी को पी से जोड़ना, यानी पॉजिटिव से, एन को एन से यानी कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना होता है। अब आप सबको पता है कि सर्किट के अंदर एमीटर जो है वो सीरीज में लगता है, तो उसको सीरीज में लगाया है। वोल्ट मीटर को पी और एन के आसपास पैरेलली लगाकर ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है तो आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग एंड से रिवर्स बाइसिंग में बस ये कनेक्शन आप चेंज कर दोगे, चीज़ें वही रहने वाली हैं। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो बात कही है इसने, जो आगे का कहा है कि ड्रॉ द टिपिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड, यानी कि टिपिकल जो आप, टिपिकल तो आप समझते हो ना, टिपिकली जो आप हर बार वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो एज अ जनरल, तो सिलिकॉन डायोड का ही लगभग लगभग होता है। सो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको बना देना है, ये जो टिपिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। जहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग में आप ऐसे करके हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ जो आप डैश डैश करके लगाओ वो नी वोल्टेज भी लिख सकते हो, और यहाँ ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसा भी आपके स्कूल में बनवाया गया हो, वैसे तो यही है स्कूल और कॉलेज के आप, ठीक है। सो ये बनाना है। जो सेकंड पार्ट है वो आपका कुछ ये था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पार्ट जो इसमें है कि आगे क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली। ब्रीफली यानी बहुत ही कम शब्दों में आपको ये जो फॉलोइंग टर्म्स है उनको भी डिस्क्राइब करना है। देखिए 3-3, 4-4 पार्ट है, तो बहुत बड़ा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने में ही आपको 5 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे। पहला क्या है कि माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है उसको एक्सप्लेन करिए, और ब्रेक थ्रू वोल्टेज क्या होता है रिवर्स बाइसिंग में, इसको आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। सो आपको पता होगा कि माइनॉरिटी कैरियर जो इंजेक्शन है वो क्या है। देखिए आप सबको पता है कि जब आप पी और एन जो जंक्शन होता है आपका, ठीक है, तो जो पी होता है उसमें मेजॉरिटी में आपके होते हैं होल्स, ठीक है। तो यहाँ मेजॉरिटी में आपके होल्स होते हैं, अभी मैंने यहाँ डिप्लीशन वाला नहीं बनाया, आपसे मोटा मोटा समझिए। और एन में आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेजॉरिटी में होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं मेजॉरिटी में। अब आप जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो, यानी कि पी को पी से और एन को एन से लगाते हो, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी पे है, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो माइनॉरिटी में है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, जैसे ही आपको क्या उसे कहते हैं, आप उसको पीएन जंक्शन करते हो। सो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ आए तो इंजेक्ट हुए ना, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन में जो कि माइनॉरिटी में थे वहाँ पर इंजेक्ट हुए आके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या कहेगा, कहलाता है, यही कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। सिमिलरली होल्स यहाँ पर माइनॉरिटी में
थे और होल्स यहाँ आएंगे, सो इसे क्या कहा जाएगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन होता है। होल्स यहाँ आते हैं एन रीजन में जहाँ होल्स माइनॉरिटी में होते हैं, और पी रीजन में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी में होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। आपको यहाँ दिखा भी देते हैं कि ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो एन साइड के हैं वो क्रॉस करते हैं डिप्लीशन रीजन को और पी साइड पे पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स का वहां पर वो माइनॉरिटी कैरियर से। सिमिलरली हम होल्स की भी बात कर लेते हैं, और होल्स भी क्या करते हैं, पी साइड से क्रॉस करते हैं जंक्शन और एन साइड पे पहुंचते हैं जहां वो माइनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। इसी प्रोसेस को फॉरवर्ड बायसिंग में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहते हैं। दूसरी प्रोसेस आपसे ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलिए, तो आपको पता है ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जहां पर रिवर्स में आप जब क्या लगाते हो, रिवर्स में जब आप बाइसिंग करते हो अपने पीएन जंक्शन की, तो ये एन और पी कर दिया इसीलिए क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग जब आपकी होती है उस दौरान क्या होता है आपको पता है, बहुत ही लिमिटेड करंट बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको वहाँ मिल रही होती है। लेकिन क्या होता है कि आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो तो एक वक्त आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, सीधा जो है इतनी एनर्जी पा जाता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना शुरू कर देता है एटम्स या आयन में से, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ एक्सेस में हमें करंट मिल जाती है, और एक्सेस में फिर वो करंट इंडिपेंडेंट हो जाती है अप्लाइड वोल्टेज के। तो वो वोल्टेज जहाँ पर ये शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो यही बात वहाँ मिनिमम, बहुत ही मिनिमम लैंग्वेज में लिखनी है आपको। सो इट इज अ क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच, जहां पर करंट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है अप्लाइड वोल्टेज के। ये आपके आंसर्स थे, आप अपनी कॉपी में ही लिख सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सो पहला तो आपका सेक्शन हो गया। तो अगर आपने पहला ही सेक्शन आपको आता है तो जरूरत नहीं है और पार्ट करने की, लेकिन और पार्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो नेक्स्ट बात करें तो नेम टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस बतानी है जो कि पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी आपको जो बात बतानी है, विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है वर्किंग ऑफ द जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। आपको वर्किंग फंक्शन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, तो आपको ये वहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इतनी बात करते हैं और उसके बाद ही आपको ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। ये तीन चीज़ें तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस ही कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आप सबको पता है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि कौन सी दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं जो पीएन जंक्शन में अकर करती हैं इंपॉर्टेंट, तो वो है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। और मैंने डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में आपको अंतर भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज में, इसी में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट डायग्राम। आपको फुल वेव रेक्टिफायर का जो भी आपके स्कूल में देखिए, आपने जब अपनी प्रिपरेशन की होगी, आपने अपने प्री बोर्ड्स दिए होंगे, उस दौरान ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। यहाँ मैं से आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि कौन सा वो आंसर है जो आपको वहाँ करना है। वर्किंग आपने जो भी पढ़ी है आपको वही वहाँ पर करनी है, ठीक है। और इसके बाद करें तो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स भी आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में डेफिनेटली कराए होंगे आपके सर या मैम ने, सो वो आपको यहाँ करने हैं। नेक्स्ट जो आपकी बात कही गई है वो ये कही गई है कि नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर अभी रोका है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जंक्शन की स्टेट करो डायोड की, दैट मेक्स अ सूटेबल, जो रेक्टिफिकेशन के लिए इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या करता है, सूटेबल बनाता है, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि जो ये फुल वेव रेक्टिफायर है ये इसी बेसिस पर वर्क करता है कि जब तक जंक्शन डायोड में ये फॉरवर्ड बाइसिंग को नहीं लेगा, यानी कि फॉरवर्ड इसके अंदर करंट नहीं बहेगी, तब तक ये वहाँ पर आपको करंट नहीं देगा आउटपुट में। इसी प्रिंसिपल पे तो ये वर्क करता है। आपको पता है कि एक बार ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, ये रिवर्स बायस्ड, तो ये फर्स्ट साइकिल के लिए ये वाला आपको कंडक्ट करके दे देता है और सेकंड वाले में ये वाला रिवर्स बायस हो जाता है। यही प्रोसेस तो फुल वेव रेक्टिफायर में है, अगर मोटी मोटी आपको याद हो तो, ठीक है। सो यही आपको यहाँ लिखना है। तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका यही है कि अ जंक्शन डायोड अलाउज करंट टू पास ओनली इफ इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, अगर जब वो फॉरवर्ड है तभी करंट को अलाउ करेगा। सो इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, द करंट फ्लोज ओनली इन द पार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो उसी में करेगा जिसमें वो फॉरवर्ड बायस है। दिस प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है जो रेक्टिफाई कर रही है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द सर्किट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड द रेक्टिफायर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जल्दी जल्दी से बढ़ जाते हैं क्योंकि मुझे ये वीडियो छोटे पर ही निपटा देनी है। नेक्स्ट बात करें 33 का बेस। तो दो गुनो क्वेश्चन हो गए आपके जो आपको आंसर वहां लिखना है। तो आप फुल वेव रेक्टिफायर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, हाफ वेव रेक्टिफायर भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। और जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको अच्छे से फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो रे डायग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए आपको एक बात बता दूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि
मैक्स ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसकी आप वर्किंग, इसका डायग्राम बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना ही करना है, क्या पता पेपर में आपके लिए खड़ा ही हो, ठीक है। सो पहला है रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि वर्किंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या उसका रे डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। उसके बाद ऑब्टेन करना है, एक्सप्रेशन जरूर ऑब्टेन करना है जो टोटल मैग्निफिकेशन है फाइनल इमेज जब नियर पॉइंट पे फाइंड आउट होती है वो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी कौन वाला डेरिवेशन है जो आपको वहां पर डेराइव करना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि वर्किंग जो आपकी रे डायग्राम वाला जो माइक्रोस्कोप से जुड़ा हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो क्या है, ठीक है। आपको याद होगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपका है ये डायग्राम, उसकी वर्किंग, ठीक है, उसकी ये मैग्नीफाइंग पावर जो डेरिवेशन आप करके आते हो, जो लास्ट में आपका टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो ये वाला आना चाहिए, ठीक है। ये जो जहाँ पर आपको आपके टीचर ने डेराइव किया होगा, देखिए कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इस समय, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने प्री बोर्ड्स के दौरान, जो भी आपने अपने एग्जाम के दौरान पढ़ा था अपने स्कूल में, वही आपको यहाँ पर बोर्ड में आपको देना है, ठीक है। तो वही प्रिपेयर करते हुए जाना, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और सभी टीचर्स ने सही लिखाया है, ठीक है। सो ये आपका वो डेरिवेशन है, तो मैं आपको याद दिलाने के लिए डेरिवेशन दिखा रही हूँ। तो आपको यही एग्जैक्टली वहां पर प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, जो पूछा गया था। अब नेक्स्ट बात करें तो न्यूमेरिकल मैं आपको जरूर समझाऊंगी कि वहां पर क्या है और आपने कैसे करना है वहां पे, ठीक है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जेक्ट का, वो प्लेस्ड है किस डिस्टेंस पे, 1.5 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है कि यहाँ दो होते हैं, एक आईपीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको दी है और बोल रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, हमें ये समझ जाना है कि हमें यूओ दे रखा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमें यूओ दे रखा है। हमेशा ध्यान रखिए यूओ को पहले से ही -1.5 सेंटीमीटर रखिए, क्योंकि ये लेंस के इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। सो 1.5 माइनस के साथ ही रखिए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही सलाह देती हूँ कि यूओ को माइनस ही रखना है, बट ठीक है, आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि यूओ जो है -0.5 रखोगे तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। एफओ की बात रखें तो आपको फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव की दी उसे ओ से रिप्रेजेंट एफओ से करते हैं 1.25 सेंटीमीटर। और जो आई पीस आगे दिया हुआ है, आगे भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आगे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, इफ द आई पीस हैज फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, अगर आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो फाइनल इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो नियर पॉइंट पे फॉर्म्ड हो रही है। नियर पॉइंट का मतलब आप फाइनल इमेज में जो ध्यान रखो कि जो आपको डी लेना है वो 25 सेंटीमीटर वाला सिचुएशन लेनी है। आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीफाइंग ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो आपसे पूछ रहा है कि एम की वैल्यू क्या होगी माइक्रोस्कोप के दौरान, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर अगर बात करें तो आइडेंटिफाई किया हुआ है इस फॉर्मूले में कि जो मैग्नीफाइंग होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि वीओ अपॉन यूओ 1+d/fe, ठीक। आपको यूओ पता है, आपके क्वेश्चन के दौरान दिया। अगर यहाँ माइनस लगा है तब आप इस वाले इक्वेशन में माइनस यूओ वाली वैल्यू नहीं रखोगे, सिर्फ और सिर्फ यूओ की ही वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रखोगे, ठीक है। सो यूओ की आपको वैल्यू पता है, डी ऑलवेज 25 सेंटीमीटर ही होता है, वो तो आपको रखना ही है। और फोकल लेंथ एफ भी आईपीस की दी हुई है। जो डिमांड हमारे पास नहीं है वो है वीओ, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें एफओ दिया हुआ है और यूओ दिया हुआ है, तो उससे हम एफओ वीओ सॉरी निकालेंगे, ठीक है। सो हमने यही किया है। हमें पता है कि लेंस फॉर्मूला से 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO होता है। उससे 1/VO करेंगे तो जो यू है वो प्लस में इधर आएगा। और उसके बाद हमने यहाँ वैल्यूज रखना शुरू किया, ठीक है। हमने क्या किया है, वैल्यूज रखना शुरू किया है। सो एफओ की 1.25 सेंटीमीटर दी है और ये यूओ हमने कहा था ना -1.5 सेंटीमीटर, वो यहाँ रखा है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वीओ आपको 7.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब बात करनी है मैग्नीफाइंग ऑफ द माइक्रोस्कोप की बात करें। सो मैग्नीफाइंग ऑफ द माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यही है। देखिए मैंने कहा ना कि आपको मैग्नीट्यूड्स ही सिर्फ रखने, इसलिए यहाँ पर ये आपको मॉड दिखा रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रख देनी है जो भी आपको दी गई हैं। वीओ की वैल्यू 7.5 आपने निकाली है, यूओ की वैल्यू 1.5 दी गई है आपके क्वेश्चन में, 1+d आपको 25 रखना है और जो फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस है वो 5 है। कैलकुलेशन करके आएंगे -30 आपको आंसर दे रहा है। और निगेटिव साइन तो बस आपको ये बताता है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बन के आई हुई है, ठीक है। सो ये आपका जो है मैग्निफिकेशन जो आपको रिक्वायर्ड था वही आपको ये निकालना था। ये आपका सोल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात की गई है आपके क्वेश्चन में वो ये है कि जो बी
फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। ड्रॉ रे डायग्राम, अब वही चीज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको एक्सप्रेशन को जो है वो फाइंड आउट करना। आपको पता है दो केसेस वहाँ पर होते हैं, जब इनफाइनाइट पे इमेज बन रही हो और जब नॉर्मल डिस्टेंस पे बन रही हो। तो आपको ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर में कौन सा आपको करना था या कौन सा पूछा गया था, नॉर्मल एडजस्टमेंट में पूछा गया था। तो मैं आपको दिखा दूँ, जो FO/FE वाला आप डेराइव करके आते हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, उसकी बात है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, आप सब ने मैग्नीफाइंग पावर जो भी आपके स्कूल में कराई गई है वही करनी है। ये तो मैंने बुक से आपको दिखा दिया है, तो आप पहले ये निकालते हो, ठीक है। इसमें दो केस होते हैं, देखिए द फाइनल इमेज जब लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन डी वाले पर बन रही हो, वो यहाँ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ आपको जो बताया गया है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी कि जब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक। तो ये वाला आपको करना है। तो जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हो, इसके बाद आपको फटाक से यहाँ पर ये पहुँच जाना है कि जब इन्फिनिटी पे बन रही है तब एक ये रे डायग्राम है आपका, ठीक। और उसके बाद जो फाइनल आउट बस करके m=-FO/FE जो अभी आपके स्कूल में निकलवाया गया होगा या आपकी कोचिंग में आपके सर ने निकलवाया हो, वो वाला आपको ये डेरिवेशन मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये वही डेरिवेशन है, ठीक है। इसको जैसे ही आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कर लोगे तो यही आपका जो है वो रिक्वायर्ड डेरिवेशन है पूरा का पूरा। सो पूरा का पूरा ऐसे ही याद करके आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जानी है। नेक्स्ट जो है आपका कि अब जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 2.9, यानी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आपको 2.9 दे रखी है, और यानी कि m की वैल्यू आपको 2.9 दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एंड द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस आर सेपरेटेड बाय, जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है वो 150 सेंटीमीटर पर सेपरेटेड है, ठीक है। आपकी लेंथ ऑफ दी जो माइक्रोस्कोप हो चाहे आपका लेंथ ऑफ दी टेलीस्कोप हो, उन सबकी लेंथ का फॉर्मूला भी होता है, आपके स्कूल या कॉलेज में कराया गया होगा। सो वो लेंथ आपको 150 सेंटीमीटर दे रखी है। अभी तो हम इतना लिखेंगे, वो क्या है फॉर्मूला अभी हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है, यानी FO और FE दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब बात कर लेते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं अपने सवाल की तरफ। तो आपको m दिया हुआ है, आपको l दिया गया है। हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन -FO/FE होता है, जो कि आपको 2.9 दिया गया है। इस हिसाब से अगर m को ना रख के हम अगर बताएं तो हमें क्या दिया गया है, FO/FE इक्वल टू 2.9 अगर है आपका, ठीक 2.9 है अगर आपका, तो जब आप इसको इधर भेजोगे तो आप कह सकते हो ना कि FO जो है वो 2.9 टाइम FE है, ठीक। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। लेंथ जो होता है, अगर बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट के दौरान, लेंथ जो आपका फॉर्मूला होता है वो FO+FE होता है ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। तो FO+FE है, तो आपने क्या करना है कि FO+FE आपको 150 दिया हुआ है। अब बात करें तो FO की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 2.9 FE रख सकते हो, और प्लस FE चल ही रहा है 150, तो FE बराबर आपको मिल जाएगी वैल्यू ये। अब किसी एक में भी आपको क्या करना है, आपको तो FO 2.9 FE रखा है, तो जब आपने FE निकाल लिया है तो FO को आप क्या करोगे, 2.9 इंटू दिस वैल्यू करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। FO और FE आपको निकालने थे और ये दोनों ही वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं। बस हो गया आपका काम खत्म, आपका जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको सेक्शन पूरा जो आपका लास्ट का है उसको करा दूंगी, ठीक है। और आप अच्छे से अपने जो प्रैक्टिस है वो चालू रखिएगा। ये मेरी गाइडेंस के लिए ही आपकी वीडियो है, और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए करने के लिए, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको भी कुछ करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको अच्छी लग रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।